ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने मलयालम लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में, फिर जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में और राजपूत और उनके शूरवीरता के ट्रेडिशंस के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक, कथक की कहानी के बारे में। जैसे हीरोइक ट्रेडिशंस मतलब शूरवीरता की परंपराएं अलग अलग रीजन में अलग अलग फॉर्म में मिलती है, वैसे ही डांस का भी अलग अलग रीजन में अलग अलग फॉर्म है। अभी हम जानेंगे कथक डांस फॉर्म के हिस्ट्री के बारे में, जो कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो टर्म है कथक, ये आया है कथा वर्ड से, जिसका मतलब संस्कृत या दूसरे लैंग्वेजेज में कहानी होती है। ओरिजिनली कथक नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में कहानी कहने वालों की एक जाति हुआ करती थी, जो अपने परफॉर्मेंस को गेस्चर्स और सॉन्ग्स मतलब हाव भाव और गाने के द्वारा अलंकृत किया करते थे, मतलब उनको और भी सुंदर बना दिया करते थे अपनी कथाओं को। 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली यानी कि डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ डांस का रूप लेने लगा। राधा कृष्ण की कहानियों को फोक प्लेज के रूप में यानी कि लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसे कि रासलीला कहा जाता था। और इस रासलीला में फोक डांस के साथ साथ कथक स्टोरी टेलर्स जो होते थे, कथक कथाकार, इनके मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल एम्पेयर्स और उनके नोबल्स के शासनकाल में कथक डांस जो था, इसको कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। इस डांस फॉर्म के जो भी प्रेजेंट फीचर्स हैं वो इसको यहाँ पे मिला और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में ये डेवलप हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं यानी कि दो घरानों में डेवलप हुआ, एक तो राजस्थान के जयपुर के कोर्ट में और दूसरा लखनऊ में। वाजिद अली शाह जो कि अवध के लास्ट नवाब थे, इनके संरक्षण में ये डांस एक मेजर आर्ट फॉर्म के रूप में उभरा। 19th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर यानी कि 1850 से 1875 के दौरान यह डांस फॉर्म केवल यही दो रीजन ही नहीं, यानी कि राजस्थान और लखनऊ ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन सब एरिया में यह अपना जगह बना लिया। ये फिगर खजुराहो के लक्ष्मण टेम्पल का है, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह फिगर डांस क्लास पर आधारित है। बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह ये डांस प्रचलित हो गया था। इंट्रिकेट और रैपिड फुटवर्क, इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स और कहानी के प्रस्तुतिकरण, इस सब पर जोर दिया जाने लगा। 19th और 20th सेंचुरी में दूसरे कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह कथक को भी ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा नापसंद किया जाता था, लेकिन फिर भी यह सरवाइव किया और कॉर्टिजन द्वारा परफॉर्म किया जाता रहा। और आज़ादी के बाद इस डांस फॉर्म को 6 क्लासिकल डांस फॉर्म जो है उसमें से एक के रूप में मान्यता मिली। 5 और जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, कथकली जो कि केरला से बिलोंग करता है, ओडिसी
जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, और मणिपुरी जो कि मणिपुर का एक डांस फॉर्म है। अब जानते हैं क्लासिकल टर्म का क्या मतलब है। ऐतिहासिक रूप से इस टर्म का मतलब आर्ट और लिटरेचर के क्षेत्र में किए गए उन महान कार्यों से है जिसकी रचना एंशियंट ग्रीस में 5th और 4th सेंचुरी BCE के दौरान की गई थी। यह वो समय था जब ग्रीस में एथेंस उन्नति करते करते एक अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंच गया था। नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग के बारे में, मिनिएचर पेंटिंग के ट्रेडिशन के बारे में। दूसरा ट्रेडिशन जो कि अलग अलग तरीके से डेवलप हुई वो थी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर यानी कि स्मॉल साइज्ड पेंटिंग। ये पेंटिंग वाटर कलर द्वारा क्लॉथ या फिर पेपर पर किया जाता था। जो अर्लीस्ट मिनिएचर्स हैं वो पाम लीव्स और वुड पर किए गए थे। इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो वेस्टर्न इंडिया में पाए गए हैं। इनका यूज जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, मतलब सचित्र करने के लिए किया जाता था। मुगल एम्पेरर अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने हाईली स्किल्ड पेंटर्स को संरक्षण प्रदान किया था जो कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स और पोएट्री के मैन्युस्क्रिप्ट को चित्रित करते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिलियंट कलर्स यानी कि चटक रंगों में पेंट किए जाते थे और इसमें कोर्ट के सीन्स, उसके बाद बैटल और हंटिंग के सीन्स और सोशल लाइफ के यानी कि सामाजिक जीवन के दूसरे पहलू को चित्रित किए जाते थे। ये जो पेंटिंग होती थी वो गिफ्ट के रूप में एक्सचेंज किया जाता था और कुछ ही गिने चुने लोग जिसमें कि एम्पेरर और उनके क्लोज रिलेटिव, क्लोज एसोसिएट्स आते थे, वो ही केवल ये पेंटिंग देख सकते थे। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ बहुत सारे जो पेंटर्स थे वो उस टाइम पे जो ओरिजिनल स्टेट उभर रहे थे उनके कोर्ट में चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल का जो आर्टिस्टिक टेस्ट था वो दक्कन के रीजनल कोर्ट्स और राजस्थान के राजपूत कोर्ट्स इन सब को प्रभावित किया। और सेम टाइम पे उनकी अपनी जो अलग कैरेक्टरिस्टिक थी, अपनी अलग विशेषताएं थी, उसको भी सुरक्षित करके रखा और उसका विकास भी किया। मुगल एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इन रूलर्स और उनके कोर्ट सीन्स को भी चित्रित किया जाने लगा। इसके अलावा मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे सेंटर्स पर माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं और पोएट्री के थीम्स को चित्रित किया जाता था। ऐसे ही हिमालयन फुटहिल का एक रीजन है जो कि अभी हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुआ। 17th सेंचुरी के बाद के वर्षों में मिनिएचर पेंटिंग का जो स्टाइल डेवलप हुआ उसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्स्ट पेंट किया गया वो था भानुदत्त का रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के बाद मुगल आर्टिस्ट अनिश्चितताओं से बचने के लिए मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए और वहाँ पर इन आर्टिस्ट्स को संरक्षण मिला, जिससे पेंटिंग की कांगड़ा शैली डेवलप हुई। मिड 18th सेंचुरी तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने मिनिएचर पेंटिंग में एक नई जान डाल दी। वहाँ की वैष्णवी ट्रेडिशन, मतलब वैष्णव परंपराएं इनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे।
सॉफ्ट कलर्स जिसमें कि कूल ब्लूज, ग्रीन्स ये सब आते थे। इसके साथ थीम्स का लिरिकल ट्रीटमेंट यानी कि विषयों का काव्यात्मक निरूपण, ये सब कांगड़ा पेंटिंग की विशेषताएं थी। ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो होते थे, साधारण लोग, वो भी पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लॉथ इस सब पर पेंटिंग किया करते थे। लेकिन इन कलाकृतियों में से कुछ ही बच पाते थे, जबकि ये मिनिएचर पेंटिंग जो थे वो पैलेस में, राजमहल में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखे जाते थे ताकि वो सदियों तक सुरक्षित रहे। अगला टॉपिक है अ क्लोजर लुक बंगाल। इसमें हम बंगाल के लैंग्वेज, उसके ट्रेडिशन सब के बारे में जानेंगे। इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।